बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते केसेस को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम के नाम पैगाम में कहा कि तीसरी लहर पहले दो लहरों से शदीद है, मुल्क बंद नहीं कर सकते, लिहाजा एहतियात करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब ने तबीयत नासाजी के बायस सियासी सरगर्मियाँ महदूद कर दी हैं। इस समेत दिन भर के अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को हुकूमत ने तो कह दिया, लेकिन क्या वाज़ेह हिकमत अमली है हुकूमत के पास इस वबा से बचाने के लिए? किसी हुकूमत के पास भी नहीं है पूरी दुनिया में। और सिर्फ हमें एक तो एहतियात करनी है, दूसरा ये है कि हुकूमत को आज वज़ीर आज़म साहब ने बहुत मुनासिब ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन तो मईशत को तबाह करेगा मुकम्मल तौर पे, लेकिन दो बातें ऐसी हैं जो हुकूमत को जिनकी वजाहत करना ज़रूरी है। पहली ये कि वैक्सीन का क्या हो रहा है जी। देखिए ना, हमने स्पुतनिक की जो कीमत थी वो ऊपर नीचे हुई और उसके बाद वो स्पुतनिक जो है वो शायद वापस भेज दी गई। क्या हुआ मामला, ठीक है। और निजी कंपनियों को इजाज़त अगर दी गई थी तो फिर उसके बाद उस बात को आगे बढ़ाते हैं। एस्ट्राजेनेका मतलब वैक्सीन रोल आउट तो बहुत आगे हमें चला जाना चाहिए था। पाकिस्तान में भी वैक्सीन नहीं बन रही और बाहर से भी नहीं आ रही। तो ये तो हिकमत अमली ये नहीं है कि आप मास्क पहन के घूमते रहें। हिकमत अमली तो ये कि एहतियात भी करें और साथ साथ दुनिया को हम ये भी बताएं कि हमारे इतने लाख लोग या इतने करोड़ लोग या आधी आबादी बरतानिया की आधी से ज़्यादा आबादी वैक्सीनेट हो गई है। यूएई के आधी से ज़्यादा दुनिया वैक्सीनेशन अपना प्रोग्राम आगे ले जाके फिर खोलने की तरफ जा रही है कुछ महीनों के बाद। तो बात यह है कि हमारी वैक्सीनेशन का क्या बना, कितने फंड्स आए, क्या हुआ, मतलब वैक्सीनेशन के ऊपर बात की जाए ना। एहतियात तो लोग करेंगे और कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो IMF के साथ मामला हुए हैं इसकी वजाहत की जाए, क्योंकि लोगों का कंसर्न इसमें बहुत ज़्यादा है कि IMF के साथ शराइत के बाद बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, मास्क तो लोग लगाएंगे और जाहिर है कि लेकिन ये जो महंगाई की लहर आएगी उसके नतीजे में ये जो IMF की कंडीशन उसके ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। और वो इमरान खान साहब से ज़्यादा उनकी माशी टीम आके बात करे ना, ये बाकर रजा और हफीज शेख साहब और बाकी सारे जो हैं ये आके वजाहत करें कि IMF की तरफ से क्या कंडीशंस, बिजली की कीमतें बढ़ा दी तो गैस की बढ़ा दी तो उसके बाद मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं। वो ठीक है भाई, वो तो एहतियात करेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने दुरुस्त कहा, लेकिन उनका काम है कि वो आके माशी टीम वजाहत करे। और जो देखिए जैसे नेक्टा वाले हर वक्त बताते रहते हैं बम फटेंगे इतने, ये दहशत गर्दी का ख़तरा है, उस तरह से ये जो हमारी ये जो NCOC है जो भी, तो ये बता रहे हैं कि अच्छा जी तीसरी लहर आ गई। वैक्सीनेशन का बताइए ना, वैक्सीनेशन को बताइए। और अगर हालात ख़राब हो गए, तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर पीक हमें भी पता है आ रही है, परेशान है सारे लोग, लेकिन मसला ये है कि फिर उसके नतीजे में क्या, मतलब वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास या नहीं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं। ये अभी 23 में आप यकीन करें 23 मार्च ये अभी जो गुजरा है, मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि जितने हमारे फ्रंट पे हेल्थ वर्कर्स शहीद हुए, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, नर्सेज, बाकी लोग, उनको अगर हुकूमत क्या चले गए दुनिया से सर्व करते हुए, लेकिन उनको खराज तहसीन पेश करते हम लोग उस दिन कुछ करते उन डॉक्टर्स के लिए भी। ये भी तो वेव के दरमियान में हुआ है ना, 23 मार्च अभी गुजरी है। बाकी तो हमने सारा कुछ करके दिखा दिया। जो असल जंग चल रही है वो जंग तो इस वक्त कोविड के साथ और माशी जंग चल रही है। तो उसके ऊपर हमने ना डॉक्टर्स को ना प्रोफेसर्स, इतनी लोगों की जिंदगियां गई हैं। KP के प्रोफेसर्स, नर्सिंग जो है वो कराची से, सिंध के बाकी शहरों से, पंजाब से, उनका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ना उनको कोई उनका जिक्र नहीं हुआ किसी किस्म का। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, ठीक है। और ये हमारी प्रायोरिटी इस वक्त दो होनी चाहिए, पहली वैक्सीनेशन, दूसरी मईशत। मईशत को कैसे संभालना है, और ये मईशत को ये चले लोग काम करते रहेंगे अपना करते, लेकिन ये जो ऊपर से बोझ डाल रहे हैं ये किस चक्कर में डाल रहे हैं, इसका तो बताएं ना जरा। बिजली महंगी करेंगे तो वो है असल इशू इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हुकूमत को आके हुकूमत की माशी टीम को वजाहत करनी चाहिए, वरना ये मसाइल जो है ये इस तरह से हल नहीं होंगे।
लोगों में बेचैनी फैलेगी कि जी दुकानें भी हमारी बंद हैं और बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, तो कोई तुक नहीं है ना। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। ये बात इमरान खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्क को बंद करना मसाइल का हल नहीं है, वो तो, और लेकिन लोग एहतियात करें, वो बात उन्होंने बिल्कुल वजह कही। अच्छा, अब ज़रा सियासत पे थोड़ी सी बात करके उसके बाद फिर और बड़े अहम मामलात ऐसे हैं जो कि असरअंदाज होने जा रहे हैं हमारे ऊपर बराह रास्त। एक तो कल ताजिकिस्तान में वो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें जो कि हार्ट ऑफ एशिया, और ये हार्ट ऑफ एशिया ये इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं इसको। 11 साल पहले काबुल और तुर्की ने, यानी अफगानिस्तान और तुर्की का एक प्रोसेस शुरू हुआ था। इसमें 50 के करीब ममालिक जो हैं उनकी शिरकत है इसमें। ठीक है, दोशंबे में, और वज़ीर ख़ारजा भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी, भारत से भी, तुर्की के भी, काफ़ी मुल्क उसमें आ रहे हैं। 15 उसके अरकान हैं टोटल इसमें जो मुनक़िद करते हैं ना कॉन्फ्रेंस, और हर मुल्क में फिर हर साल जो है वो मेज़बान होता है एक मुल्क। तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है तुर्की का और अफगान हुकूमत का। ज़ल्म खलीज़त पहुँच गए तुर्की, और वहाँ पे वो अरेंजमेंट कर रहे हैं जाके वो जो तुर्की में कॉन्फ्रेंस होनी है उसकी। ठीक, लेकिन सियासत पे मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार तो खैर खाक होनी है, इंटरेस्टिंग दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, और वो ये है कि पीडीएम का क्या बना। पीडीएम का क्या हुआ? पीडीएम फ्रीज हो गई, तहलील हो गई हवाओं में, खलाओं में, बुखारात बन के उड़ गई, क्या बन? ऐसे नहीं हुआ। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसका राब्ता है, ये बात बहुत पहले मैं कह चुका हूँ कि वो सिस्टम का हिस्सा है, वो चाहते हैं कि सिस्टम ये रहे, मगर वो जो फार्मूला है उनकी तरफ से वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फार्मूला जो है वो ये है कि उनका पीपल्स पार्टी की क़यादत का राब्ता, जो मरीम नवाज साहबा कह रही हैं वो सही कह रही हैं बड़ी हद तक, लेकिन मैं उसकी थोड़ी तफसील आपको बताता हूँ। उसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसका राब्ता हुआ है हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ। ये मैं आपको बात पहले बता चुका हूँ कि बेशुमार हुकूमत के अंदर मौजूद लोग हैं जो पीपल्स पार्टी जो चाहते हैं, जो राब्ते में भी है, और इमरान खान सबसे भी तंग हैं, वो इमरान खान उनसे तंग हैं, मतलब है कि वो अजीब सा ही कुछ किटपिट मामला है। अब हुआ क्या है कि जरदारी साहब ने राब्ता किया है, एक तो उनके राब्ते सारे इत्तेहादियों से हमेशा रहे हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं वो जरदारी साहब के भी इत्तेहादी रहे। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब के ज़ाती दोस्त हैं, सियासत से हटके उनके ज़ाती दोस्त हैं, और असफंदियार वली साहब ज़ाती दोस्त हैं। अख्तर मेंगल साहब को तो बाहर से, अख्तर मेंगल साहब को मना के लाने पाकिस्तान जब वापस आए थे अख्तर मेंगल साहब जलावतनी ख़त्म करके, जरदारी साहब का उसमें रोल था, जरदारी साहब के साथ उनकी दोस्ती है। मतलब मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ ये सारी शख्सियात जो हैं ये दोस्त हैं जरदारी साहब के, अख्तर मेंगल, असफंदियार वली, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही साहब, MQM, सारे जो इत्तेहादी हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि जरदारी साहब ने जनाब उन सारे के सारे जितने इत्तेहादी हैं, और प्लस ये कि जो हुकूमत में PTI पीपल्स पार्टी ग्रुप बैठा है, और हमेशा से मैं कहता हूँ ना, आप सिर्फ देखना हो तो सोशल मीडिया को देखें, जो PTI का सोशल मीडिया है, तो आपको नवाज शरीफ को गालियाँ देता नजर आएगा, जरदारी साहब को ऐसे ही होता है ना, वो नज़र पट्टू के तौर पे एक डाल दिया होता ताकि वो नज़र ना लगे किसी की, हल्का फुल्का करके, और कभी मुराद से ही जज्बाती हो गया, अदरवाइज वो उधर से मामला बिल्कुल सेट है। असल ये है राजकुमारी, नानी अम्मा, इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, ये मुस्लिम लीग नून टारगेट है। अब जनाब हुआ क्या है कि जरदारी साहब ने एक तो काम शुरू कर दिया है इन हाउस तब्दीली पे, और इन हाउस तब्दीली के लिए उनका राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी की क़यादत का मुस्लिम लीग काफ से। अच्छा, और मुस्लिम लीग काफ को ये मैसेज गया है कि जी आप पंजाब के अंदर इन हाउस, ठीक है, वो जो मरीम नवाज साहबा ने कहा ना कि हमारे सामने बात हुई थी, वो बात दुरुस्त है। जरदारी साहब ने बात शेयर की, उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने आके सबके सामने उन्होंने कहा कि ये क्या, ये तो अजीब खिचड़ी पक रही है अंदर, वो हुआ है। और वो जो है, अच्छा कल शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत लगी, तो देखते हैं कि कल क्या होता है। रात को मुबारकबाद देंगे अगर वो बाहर आ गए। ख्वाजा साहब ने भी, ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देंगे बाहर आ गए, तो नहीं आए तो भी देंगे, अपनी मर्जी से वो अंदर। लेकिन हुआ क्या कि जनाब परवेज़ इलाही साहब के साथ जरदारी साहब का राब्ता इत्तेहादियों के साथ, उन्होंने कहा पंजाब के अंदर आप चेंज करें। तो पंजाब के अंदर इस वक्त
चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब और मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी इसलिए अब इमरान खान साहब से हटके उनकी जाती भी तो है ना सियासत, अपनी सियासत, वो ये कि नाउ नेवर है। दो ही पावर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं पंजाब में, या चौधरी साहिबान, ठीक है, या नवाज शरीफ। अब जनाब यहां पर चूंकि बल्दियाती निज़ाम बहाल हो गया है, तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून को भी एक पूरी स्पेस मिल गई है, एक तरह से वो भी सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब वो कौमी असेंबली तो ये तो पहले भी आप बात कर चुके हैं, अब वो भी सिस्टम का हिस्सा है, अब वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं। पहले पीपल्स पार्टी थी ना, वो भी हैं, बल्कि बहुत ज्यादा है, 56-58 हज़ार उनके लोग बहाल हो गए। अब जनाब क्या हुआ कि यहां से जनाब बात चली कि जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या देने का इन हाउस तब्दीली लाई जाए पंजाब के, पंजाब से बिस्मिल्लाह की जाए। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के एक मतलब इस्टेब्लिशमेंट तो क्या होती है पता नहीं, मतलब कोई एक शख्सियत आप समझ लें जो जरदारी साहब, सॉरी अपना खान साहब के साथ जिनकी सबसे ज़्यादा तस्वीरें हैं पिछले 3 सालों के दौरान, चीफ की मैं बात नहीं कर रहा, उसके अलावा। अच्छा, तो वो जनाब अब ये हुआ कि वहाँ से भी मैंने चेक किया दाएं बाएं आगे पीछे कि भाई ये क्या हो रहा है, कंफर्म खबर है। हाँ, ये मतलब मूवमेंट हुई है पहले 24-48 घंटों में, तो बाकायदा रब्ता हुआ है जरदारी साहब। अच्छा, अब ये हुआ कि और मुख्तलिफ इत्तेहादियों के साथ, ठीक हो, अब ये हुआ कि पंजाब में तब्दील किया जाए बुज़दार साहब को, और बुज़दार साहब की जगह आ जाए परवेज इलाही साहब, और परवेज इलाही साहब आ जाएं, और परवेज इलाही साहब फिर पीपल्स पार्टी को भी स्पेस देंगे पंजाब में। ठीक है, ठीक है। और पीपल्स पार्टी को भी, और इसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उनके कई जो पोरस के हाथी हैं उनकी सफ़ों में वो भी लगे हुए हैं पीछे पीछे, हम भी आएंगे। जरदारी साहब कहते हैं कि मरकज़ में मेरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए, या मैं खुद आ जाऊं वज़ीर आज़म के तौर पे, वरना बहुत अच्छा जरदारी साहब का जो होता है ना स्टाइल, वो ये होता है कि चांद मांगते हैं फिर डील करते हैं, करते आखिर में भी सितारा तो ले ही जाते हैं ना, खींच के। तो अगर वो चांद नहीं मिला उनको वज़ीर आज़म वाला, तो वो कम से कम वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उठा के ले जाएंगे, साथ और भी बहुत कुछ ले लेंगे इसी पार्लियामेंट से, असेंबली से, अगर इसको ये चलती है असेंबली। और साथ ही फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बाकी लोग, तो उन्होंने कहा जी वो मौलाना साहब को भी जरदारी साहब सेट कर लेंगे। अच्छा, कहीं गवर्नर, कहीं बलूचिस्तान, कहीं आगे भी सेट कर लेंगे। अच्छा, जरदारी साहब के पास दोनों है ना असल में, यही संजरानी साहब भी इधर ही है और गिलानी साहब भी इधर है, तो सेनेट दोनों तरफ जरदारी साहब ही है ना। इमरान खान साहब की देखें सबसे बड़ी पार्टी जीती है, मुबारकबाद दे रही है संजरानी। लेकिन अजीब जो खान साहब की, अब यकीन करें पीटीआई के लोगों की सियासत समझ से बाहर है। संजरानी साहब बाप पार्टी के, बजाय इसके कि पीटीआई अपना चेयरमैन सेनेट लाती, वो बाप पार्टी के सेनेटर को जिता के और खुश हो रहे हैं कि वो गिलानी हार गया, हम जीत गए। आप नहीं जीते भाई, संजरानी जीते हैं, संजरानी तो बाप पार्टी के, वो खुश हो। और उनको लाया कौन था? जरदारी साहब। जरदारी, और आप उनके खिलाफ थे। छोड़ देना सियासत, ये पता नहीं क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल है आपसे, अगर पंजाब में ये मूवमेंट चलती है तो क्या पीटीआई की हुकूमत सिंध में कोई रिएक्शन दे सकती है? नहीं, सिंध ना, बिल्कुल भी नहीं। एमक्यूएम से भी बात हो रही है ना, पीपल्स पार्टी की। और आप याद करें एमक्यूएम को बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत पहले कह चुके हैं हमारे साथ आ जाएं, हम आपको ज्यादा वजारतें देंगे, हो सकता है गवर्नर भी दे दें सिंध को, सिंध का गवर्नर वो ऑफर कर दें। हाँ, मतलब वो फुल जो है ना पीपल्स पार्टी का राब्ता जेयूआई के साथ भी है। मुझे नहीं पता कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या फैसला किया था। मैंने पूछा जमात इस्लामी और बाकी पार्टियां, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैबिनेट में जो पीपल्स पार्टी के जराए थे वो कहते हैं कि देखिए इससे हटके भी तो बहुत कुछ हो सकता है ना, गवर्नरशिप, मतलब जरूरी तो नहीं कि पार्लियामेंट से चीजें हो, एमएनए कोई मुशीर, कोई और बहुत सारे मतलब जमात इस्लामी की नहीं है ना, मतलब उनके वो तो नहीं है एमएनए एमपी, लेकिन मुझे नहीं पता जमात इस्लामी क्या रिएक्ट करती है। लेकिन बारह पीपल्स पार्टी के ज़हन में ये कि उनको मुशीर बना दिए जाए, मतलब और वजारतें दे दी जाएं, और मतलब और बहुत कुछ है देने के लिए। तो पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट पे काम करी और उसके नतीजे में पीडीएम और टूट जाएगी। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमारे साथ हम थोड़ा सा इस पर और काम कर लें, वर्किंग कर लें, तो अख्तर मेंगल, असफंदियार वली, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई और इन सारी शख्सियात को हम तोड़ लेंगे पीडीएम से, और रह जाएंगे सामने
मरीम नवाज सर नून लीग रह जाएगी, उनको फिर विल सॉर्ट देम आउट, वो उधर बैठ जाएंगे, वो कहते हैं कि वो बैठ जाएंगे अपोजिशन के अंदर। तो इमरान खान साहब का कहते हैं वो देखेंगे बाद में। लेकिन अभी ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से अलग हुई है, ये जो इस्तीफों वाली बात पीपल्स पार्टी करी, प्रॉपर पॉलिटिकल एक होमवर्क के साथ कर रही है बात, ऐसे ही नहीं हवा में की बात हो रही कि जी हम मतलब व्हाट नेक्स्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और वो इमरान खान को हटाने की कोशिश हो रही है विद इन पार्लियामेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि ये सड़कों वड़कों पे निकल के इससे कोई फायदा नहीं होगा ना इस्तीफे देने से होगा, और हम और आप देखिए मुस्लिम लीग नून भी अब इस्तीफे नहीं दे रही, वरना वो तो दे देते हैं ना, वो भी नहीं दे रहे इस्तीफे, उनके भी जहन में है कि अच्छा ऑपोजिशन में शायद बैठना पड़ जाए, क्या हालात डेवलप होते हैं। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, ये कितना काबिल अमल है इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, और इस पर इमरान खान क्या रिएक्ट करते हैं, उनको भी गालिबन इतला है इन बातों की कि ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब आ जाए आप ज़रा कि खिते में क्या हो रहा है, खिते में क्या तबाही और बर्बादी हो रही है। पहली बात तो ये है कि ढाका में हालात बहुत ख़राब हुए हैं, और 2 तारीख को वहाँ पे मज़ीद एहतजाज का ऐलान हो गया। और वहाँ पे हालांकि आपको पता है कि ढाका के अंदर ये ढाका ट्रिब्यून, मैं उन्हीं के पेपर्स कोट कर रहा हूँ, 2 और लोग जानों से चले गए एज वायलेंट क्लैशेस, आर्सन, ब्लॉकेज नियर मार, हिफाजत नेशन वाइड हड़ताल, वो भी हड़ताल इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्ट्राइक की जगह, उनके अखबार। तो ये वो खबर दे रहे हैं, डेली स्टार कह रहा है 3 किल्ड इन हिफाजत पुलिस क्लैशेस, और वहाँ पे हंगामा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है मोदी के जाने के बाद। और ये ज़्यादातर मुसलमान हैं, और ज़्यादातर जो मुजाहरे हो रहे हैं वो मदारिस के असातिज़ा और तलबा, बुरी तरह से उन्होंने ढूंढ के रख दिया मोदी को, वहाँ पे उसका कचूमा निकाल दिया। एक बात। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, और इस बात के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, वो ये कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैंने आपसे बात की थी कि चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जी, वो मिडल ईस्ट के दौरे पे हैं, मिडल ईस्ट के दौरे पे हैं, और मशरिक़ वुस्ता में वो कहाँ कहाँ गए, वो गए सऊदी अरब पहले, सऊदी अरेबिया के बाद वो गए तुर्की, तुर्की के बाद वो गए ईरान, और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात। अच्छा, यहाँ तक जाके ज़रा हम थोड़ा सा रुकते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे। इसी दौरान बाइडेन साहब ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, और बाइडेन साहब को जो बयान है वो राइटर्स ये इस तरह से कोट कर रहा है कि बाइडेन सेज कि उन्होंने सजेस्ट किया यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को टू प्लान रिवाइवल ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड जो चाइना बना रहा है उसके मुतबादिल अमेरिका और हम मिलके एक जमहूरी मुल्कों वाला बेल्ट एंड रोड बनाते हैं। ये क्या अजीबो गरीब किस्म का, मुझे लगता है कि वहां पे कोई बड़ा ठीक ठाक प्रॉब्लम हो गया। ऐसा अजीबो गरीब किस्म की उन्होंने बात की है, और इसी बात को फिर द हिंदू इंडिया के मैगजीन इंडिया के पेपर्स ने पिक किया कि ऑल्टरनेटिव चाइनाज BRI नीडेड, बाइडेन टेल्स जॉनसन। अच्छा जी, यानी ये कैसे मुमकिन है। और फिर उसके बाद ग्लोबल टाइम मजाक उड़ा रहा है कि बाइडेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जस्ट अ फैंटेसी इफ यूएस फेल्स टू बैक हिज रेटरिक। यानी अजीब सा कुछ बात मुझे समझ नहीं आई कि वो कहते हैं कि जी हम एक ऑल्टरनेट मुतबादिल अमेरिका जो है वो बेल्ट एंड रोड बनाता है पूरी दुनिया में। ये यानी अजीब व गरीब आइडिया है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मशरिक़ वुस्ता को हम ये अमेरिकन अभी तक शायद समझ नहीं पाए, या हम लोग भी समझ नहीं पाए। बाज़ाहिर में क्या लगता है कि मशरिक़ वुस्ता के जो अरब ममालिक हैं सारे के सारे वो चले गए हैं जनाब और जाके बैठ गए हैं अमेरिका के इत्तेहादी बन गए हैं सारे। ऐसा नहीं है। ये 10-12 साल से ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये बड़ी अहम, 10-12 साल से सऊदी अरब को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, मिस्र को, तुर्की को, ईरान को, ये मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के जितने मुल्क हैं जिनको मीना कहते हैं, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, इन सबको एहसास है कि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है और निकलने की सोच रहा है, जंगे मंगे छेड़ के निकल जाएगा। तो उन्होंने रशिया और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत तर रखे हैं। कितने मजबूत हैं कि इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पहुंचे हैं यहाँ पे चाइना के वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात, तो खलीज टाइम्स के मुताबिक उन्होंने चाइना टू वर्क विद UAE फॉर एफोर्डेबल कोविड वैक्सीन्स,
और CGTN कह रहा है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी मीट्स यूएई काउंटर पार्ट। बड़ी सीधी सी लग रही है बजाय तो देखने में बात, लेकिन एक इसको मरहला आगे देखें तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना पिक्स यूएई एज रीजनल प्रोडक्शन हब फॉर साइनोफार्म। साइनोफार्म जितनी बनेगी इस खित्ते में वो चाइना में नहीं बनेगी, वो दुबई में बनेगी। उसकी तैयारी दुबई में होगी, दुबई से फिर वो फैलेगी मुख्तलिफ मुल्कों में, मशरिक वस्ता के और यूरोप भी, इधर जहां जिसने खरीदनी हो वो यहां भेजे। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता दूं, वो पता नहीं ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ये जहन में रखें, यूएई हमें क्या लगता है बिल्कुल अमेरिका के साथ चला गया, सऊदी अरेबिया और यूएई, ऐसा नहीं है। आप जरा अल बवाबा उनकी एक वेब है और टेक्निकल और ये सारी बात बताती है। वो कहते हैं जनाब, चाइनीज सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इज अपीयरिंग इन जीसीसी। जीसीसी के ममालिक में चाइना की जो है वो सर्वेलेंस और सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद द नेशनल जो उनका अखबार है वो खबर दे रहा है, ये चंद कुछ दिन पहले की, कि चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉइंट है सेंस टाइम, वो सेटअप कर रहा है रीजनल हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में। ठीक है। अच्छा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो पेन लॉ है अमेरिका का, वो चीख इस बात पर रहा है कि बिग ब्रदर इन चाइना इन यूएई सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इज थ्रेट टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी। इतना आगे चले गए हैं कि यूएस अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी तक को थ्रेट कह रहे हैं जनाब अमेरिकन के। इतना आगे चला गया है अरब ममालिक और चाइना की पार्टनरशिप। ठीक है। अच्छा, और इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो बात जो है वो ये है कि जो ये सारा का सारा आप ये देखें कि ये बात मैंने पहले भी की थी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो वो हैं अल्जेरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई। और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, वो एक अगर चार्ट हमारे पास कहीं तैयार हो तो हम उस पर बात भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे मुल्क हैं, कोई पिवट कंट्री, इन्होंने मशरिक वस्ता में बड़ी स्टडी की हुई, नोड स्टेट्स बनाई हुई हैं, की स्टेट्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स हैं। ये 4-5 स्टेट्स की एक उन्होंने उसमें डिवीजन की हुई है चाइना ने। कौन से मुल्क ऐसे हैं जो अहम हैं, कौन से मुल्क ऐसे हैं जो किसी और के साथ उनकी पार्टनरशिप। ये सारे के सारे मुल्क जो हैं ये बेल्ट एंड रोड के का हिस्सा हैं, दुबई समेत, सऊदी अरेबिया भी, इसराइल भी, तुर्की भी, ईरान भी, ये सारे उनसे पार्टनरशिप। अच्छा, ये इसको जरा बड़ा कीजिएगा, ये जरा बड़ा करके दिखाइएगा। हाँ, ये आप देखें जरा, ये अच्छा, जो पिवट स्टेट्स हैं ना, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ये जो पिवट स्टेट्स हैं ये वो हैं जो मरकज हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, जो नोड स्टेट्स हैं, जो नोड स्टेट्स का मतलब है कि ये एक खसूसी ताल्लुक किसी और मुल्क के साथ है, ये ब्रिज का काम कर सकती हैं। जैसे नोड स्टेट्स के अंदर उन्होंने रखा है टर्की को, कि टर्की यूरोप के साथ, इसराइल को उन्होंने रखा है कि वो अमेरिका के साथ। ठीक है, ये नोडल स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिनके साथ है, ये छोटे मुल्क हैं, लेकिन ये वो मुल्क हैं जो कि दूसरे मुल्कों के साथ, जिनके यानी इराक है तो इराक का एक खास मेडिटेरियन के साथ, सूडान है तो उसका, जिबूती है तो उसका, जॉर्डन है तो, और फिर उसके बाद एक उनकी की स्टेट्स हैं। की स्टेट्स वो हैं कि जो दरमियान में हैं और फिर वही ओस पड़ोस दाएं बाएं अपना असर रखती हैं। छोटे मुल्क हैं, सूडान, इराक, मराकश। तो इन्होंने बड़े तरीके के साथ इन्होंने मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों को डिवाइड किया हुआ। जिबूती भी इसमें आप डाल दें, इसमें भी स्टेट पार्टनर। अच्छा, मेरा जो कहने का पॉइंट है वो ये है कि इन तमाम मुल्कों में जितने भी अरब मुल्क हैं, अब आप कहेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएई में क्या, सऊदी अरेबिया के अंदर उनका क्या स्ट्रेटेजी हुआ, ये जितने मुल्क हैं यहां पे 5G हुआवे का आ रहा है। वो हुआवे जिसको अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह चुके हैं, हमारे पास यकीन कोई ना कोई एग्जैक्टली। और ये जो साइनोफार्म और ये सारी तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे, और ये इनके भाई वहाँ का डिफेंस न्यूज़ तो अमेरिका के अंदर कोई मोहब्बत नहीं है। वो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यूएई जो है वो चाइनीज ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है लिबिया के अंदर। उन्होंने डिफेंस न्यूज़ उनके यहाँ तक बड़ी एक अंदर ही अंदर जो है ना, और ये बड़े तरीके के साथ ये सारे मुल्क जो हैं
इन्होंने अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है चाइना के साथ। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि 5G हुआवे अगर मौजूद है, यूएई के अंदर 5G है और हुआवे का है, सऊदी अरेबिया में 5G हुआवे का है, इजिप्ट में 5G हुआवे का है, ईरान में हुआवे का है, टर्की में हुआवे का है। अच्छा, अब इन मुल्कों में हुआवे आ गया सारा, और ये वो मुल्क हैं जो कि जिसको यानी यहाँ अमेरिकन का कोई बस नहीं चल रहा कि क्या करें। यूरोप में तो चल गया ना कि 5G अपने, यहाँ तो बल्कि 6G पे जा रहे हैं, अब एक स्टेज आगे जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएई और ये जो मुल्क हैं ये बहुत आगे चलेंगे टेक्नोलॉजी में। अब इशू ये है, और ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन बन रही है इसमें भी AI है, इसकी जो एप्लीकेशन तैयार हो रही हैं, ये किन को लग रहा है कैसे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़ा रोल प्ले किया। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में, अच्छा ये देखें इधर अरब न्यूज देखिए आप जरा, अरब न्यूज, अरामको इन हुआवे टू स्टडी 5G यूजेज इन ऑयल एंड गैस। अच्छा, ऑयल एंड गैस में जनाब हुआवे घुस गए हैं सऊदी अरब के, जी, और कहां पे अरामको अमेरिकन, यानी अमेरिकन सर पकड़ के बैठे हैं अपना। मुझे आप ये बताएं, अरामको तो अमेरिकन के साथ था, उसमें 5G का हुआवे घुस गया है। अच्छा, फिर उसके बाद अरब न्यूज क्या खबर दे रहा है, ओमान का जो टेल है, ओमान टेल एंड हुआवे टीम अप फॉर 5G पोर्ट्स प्लान नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ठीक, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका की, वो जनाब पूरी मिडिल ईस्ट में आ गई है। अच्छा, गल्फ न्यूज क्या खबर दे रहा है कि, अब ये जरा सुने आप, ये गल्फ न्यूज की खबर देखें, हुआवे इज द फर्स्ट टेक्निकल कंपनी इन साइबर रिस्पॉन्स टीम ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ग्रुपिंग, OIC। जी, जितना OIC है वो 5G हुआवे वहां पे। अब मुझे बताएं, ये जरा देखें, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद, और ये जो खबर, ये गल्फ न्यूज है, ठीक है, वो ये अरब न्यूज था, और ये जो मैं आपको मैंने साइबर रिस्पांस टीम बताई है इस्लामिक कंट्रीज की, ये गल्फ न्यूज है, ठीक है, ये गल्फ न्यूज की खबर है। अच्छा, यूएई और मलेशिया एंटिटीज और चाइनीज कंपनीज जो हैं ये OIC में। अब मुझे बताएं कि यहां पर ये मुल्क वो हैं जिनको एक तरफ से हम कहते हैं, हम देखते हैं कि ये मुल्क आपको नजर आते हैं अमेरिका के साथ हैं, लेकिन इनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और इस कदर नाराज, इस कदर गुस्सा, इतनी एक होती है ना, इतनी बेजारी मुझे नजर आई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहां पर इतनी इस वक्त कोफ्त है कि वो ये कहते हैं कि ये अरब मुल्क, इनको अच्छा किया हमने, मतलब यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर अब मुझे बताएं कि 5G हुआवे अगर मिडिल ईस्ट में मौजूद है तो इंडिया यहाँ कैसे आएगा? इंडिया फंस गया है ना बीच में। देखिए, रशिया के साथ वो S-400 में फंस गए, यहां पे 5G कंपनीज के अंदर जहां पर चाइना काम कर रहा है और चाइना का फड्डा पड़ा हुआ है इंडिया के साथ, तो टेक्नोलॉजी जब 5G की आ गई अरामको के अंदर जी, तो और उनके तो यहां और बड़े जबरदस्त इंडिया के लोग हैं जो कि आपके टेक्निकल साइट पे और सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं उनका चाइना के साथ कि वो अब जहां पर ये इन लोगों की जरूरत है कि भाई आपने 5G है हुआवे, तो इंडिया वहां पर क्या चाइना अलाउ करेगा? करेगा तो फिर इंडिया की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि इंडिया तो हालत जंग में है, और किसी भी वक्त ये जो CNBC खबर दे रहा है, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, CNBC ने बड़ी अजीब खबर दी है कि चाइना इज ग्रोइंग फार कास्ट डाउट ऑन वेदर US कुड डिफेंड ताइवान। हमने कल बात की थी ना कि 20 जहाज प्रवास कर गए, तो CNBC कह रहा है कि क्या हम ताइवान पे अगर हमला हो गया इन हालात में, तो क्या हम ताइवान को बचा सकेंगे? क्या हमारे पास इतनी अहलियत है ताइवान को बचाने की? किसी भी वक्त चाइना ने अगर हमला कर दिया तो सही हो गया। डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। पाकिस्तान अब क्या करेगा? ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसी मामले पर आपसे, और अंदरूनी सियासत और अंदरूनी अदम इस्तेकाम और ये सारे मामला आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला सेहत दे। मेरा ख्याल है दोनों का ही कोविड तो नेगेटिव आया है, लेकिन बुखार और बाकी अल्लाह ताला सेहत दे। और वज़ीर आज़म साहब के हवाले से फैसल सुल्तान साहब ने कुछ देर पहले बताया कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, जो पैरामीटर्स हैं मुख्तलिफ ऑक्सीजन और ये बाकी जो भी, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अगले चंद रोज़ में अपना जो काम है वो दोबारा संभाल लेंगे। तो मैं, अच्छा, ये कोविड के हवाले से देखिए, मैं जो बात की ना, पिछले साल वज़ीर आज़म का यही फैसला था
कि मुल्क को बंद ना किया जाए, जी। और बड़ा कामयाब फैसला था और दुनिया भर ने सराहा। और ये पैनिक फैला दिया था ना मोदी ने, बंद करो, अचानक ये करो, तो सर पे समझ नहीं आया। ये जो टाइम है सारा साल तकरीबन कहता रहा कि हमें जो वक्त दरमियान में मिला है, ये सेकंड या थर्ड वेव आने, मेरे ख्याल से कुछ 100 दफ़ा मैंने ये बात की होगी, इसमें हम कुछ मामला दुरुस्त कर लें। और उसमें ये था कि जो वैक्सीन वाला मामला था ना, उसको हम तैयार कर रखते पहले से, उसकी प्राइस वगैरह हम तय कर लेते। एस्ट्राजेनेका हमने कहाँ से मंगवानी है, फाइज़र कहाँ से मंगवानी, और इस वक्त हमारी कोई 40-50% पॉपुलेशन हमारी तेज़ी के साथ उसको वैक्सीनेट कर सकते थे। अब वो पैसे कहाँ गए, कितने आए थे बाहर से, वो पिछले साल तो हमें बताया गया था कि IMF जो है वो वर्ल्ड बैंक IMF कर्जे माफ़ कर रहा है उन मुल्कों के जिनकी मईशतें ख़राब हुई हैं, और बजट भी एलोकेट किया था। बजट दिया था उन्होंने आपको छूट दी थी। इस दफ़ा तो उन्होंने मजीद शराइत आप पे, अच्छा आप अकेले मुल्क हैं दुनिया के जहाँ पर आप दुनिया में चेक करें कि कहीं पर IMF ने कहीं और भी पाबंदियाँ लगाई हैं, किसी अफ्रीकन कंट्री में, किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में, कहीं और ऐसा नहीं है। कहीं यूरोप में उन्होंने कहा कि कर्जे दो, ऐसा भी नहीं है। तो आपके यहाँ को समझ नहीं आया कि इस वक्त अचानक, पिछले साल वो इतने नरम दिल हो गए थे, और इस साल जब थर्ड वेव आई हुई है तो उन्होंने आप पे शराइत आयद कर दी कि निचकारी भी करो, लोगों को भी निकाल दो, ये स्टेट बैंक का गवर्नर बिठा दो, इसके उसको पूछने वाला कोई ना हो। तो ये कुछ इसकी कोई वजाहत नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। ये मतलब बिल्कुल खामोशी है कि कोई पूछे कोई बात, अब इन हालात में निकालेंगे PAE के लोग, अब इन हालात के अंदर जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये कैसे हुआ है, ये इतना नरम दिल, उनके तो बंदे को बिठाया हुआ हमने इलाके, किस लिए बिठाया हुआ इलाके, इसलिए बिठाया हुआ है कि वो कर्जे डालता रहे लोगों के सरों पे और अपनी जो है नौकरी पक्की करवाता रहे कि वो 5 साल तक कोई पूछ नहीं सकता। ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ा शदीद लोगों के अंदर रद्द-ए-अमल, और हुकूमत को चाहिए, देखिए ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाएगी ना काम, दुकानें बंद करवाना या मास्क की पाबंदी करवाना, लेकिन IMF की तरफ से जो बात हुई है वो है असल बात। और मजीद कितने शराइत मानने हैं डॉक्टर साहब, अब ये सवाल एग्जैक्टली वो शराइत क्या है। बिजली आप कीमतें बढ़ा देंगे रमजान के अंदर, आप ठीक है, लोग दुकानें बंद करेंगे, लोग एहतियात करेंगे सब कुछ, लेकिन आप उसके साथ ही बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, साथ ही उसके आप जो है वो गैस की कीमतें। तो ये जो शराइत हैं ये उनकी तरफ से क्यों आई है हमारे ऊपर इस वक्त, जब दुनिया में कहीं नहीं आई, जब हर जगह रिलैक्सेशन दी जा रही है। एक बात, दूसरी बात, जो करप्शन हुई है इतनी सारी, उसकी वैक्सीन क्यों खरीदते हैं। देखिए ना, ये ऑयल की कीमत हो गई तो उसको हटा दिया, तो उसको पकड़ के उनसे कहेंगे तुम वैक्सीन खरीदो उन पैसों में से, तो पैसे खा गए बीच में दरमियान में। तो ये ऐसी चीज़ें जो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को, ये जो कुछ इश्यूज़ हैं जो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होंगे लोगों के लिए, आवाम के लिए, रमज़ान में ख़ास तौर पे। और ये तो रिलीफ देना कोई इशू ही नहीं है कि अगर आप उनको पकड़ लें पैसे, वो नदीम बाबर है कौन है, उसे कहेंगे पैसे निकाल और वापस कर इधर, ये जो तूने तेल में पैसे बनाए हैं तो वैक्सीन खरीद के दे। तो बात यह है कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि लोगों के सर के ऊपर, एक तो लोग एहतियात करें, देखें फैल रही है कोविड और बहुत उसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वज़ीर आज़म सही कह रहे थे, लेकिन बात यह है कि उसके साथ कोई इलाज बताएं भी तो सही ना कि वैक्सीन का कैसे मिलेगी, क्या होगा क्या। तो पिछले साल तो देखे ना वो अस्पताल वगैरह बना दिए थे, उस वक्त तो नहीं थी वैक्सीन, तो हॉस्पिटल्स के अंदर केयर, और ये यास्मीन राशिद साहिबा भी और सिंध हुकूमत ने भी बना दिया था इस्लामाबाद में। इस साल तो वैक्सीन है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन आएगी हमारे पास। तो वो स्पुतनिक भी बंद कर दी, तो एस्ट्राजेनेका भी बंद हो गई, तो वो साइनोफार्म भी पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या होगा। तो ये इसके ऊपर हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि ये इनकी माशी टीम जो है इससे निकल पाएगी, इस पे लोग इनसे पूछेंगे और लोगों को वाज़ेह तौर पे जवाब चाहिए। एक बात ये, दूसरी जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि देखें चाइना वहाँ पर अब UAE को उन्होंने मरकज़ बना दिया है साइनोफार्म का जी। अब हम क्या बात नहीं कर सकते, हम ये क्या कोई बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, उधर स्विस कैनाल के अंदर अब वो एक रौला अजीब है, उस स्विस कैनाल में जहाज फंसा हुआ है। अच्छा, वो जहाज फंसा हुआ है और वो जहाज फंसे हुए 5वां-6वां दिन हो गया है, जहाज ही नहीं निकल रहा। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि जनाब जायंट शिप ब्लॉकिंग स्विस कैनाल को टेक डेज इवन वीक्स टू फ्री, कई हफ्ते लग सकते हैं उसको। लेकिन उसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि सबसे ज्यादा बदकिस्मती के साथ इस वक्त नुकसान किसको हुआ है, नुकसान हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के बकौल बिगेस्ट क्रूड इंपोर्टर वाया स्विस कैनाल, इंडिया में फेस लार्जर ट्रेड हिट फ्रॉम लॉग जैम। इंडिया का जो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये यूरोप के साथ जोड़ रहा है ना, ये स्विस कैनाल तो यूरोप के साथ जोड़ रही है ना, ऊपर यूरोप से, यहाँ से गुजर के यूरोप सारा, तो वो जो ट्रेड जो हो रही थी और जो ज्यादातर यहाँ ऑयल आ रहा था, वो अब स्विस कैनाल के हिट होने से 450-500 जहाज खड़े हो गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं।
और एक क्रेन बहुत सारी मंगाई है, उसको हटाने की कोशिश हो रही है। फिर जनरल सीसी ने कहा है, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्रेन मंगवाई कहीं से, क्रेन से काम नहीं हुआ, वो जहाज़ हिल के ही नहीं दे रहा अपनी जगह से, और फंस गए दोनों तरफ से। और अब उससे सामान, आज संडे है तो आज रात को सारी रात आज सामान उससे उतारा जाएगा, उसका वज़न कम हो जाएगा तो फिर कोशिश होगी। अच्छा, उसमें जानवर भी हैं, उसमें ऑयल पता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा ऑयल है, उसमें तेल बहुत ज़्यादा है, उसमें खाने पीने का सामान है, बहुत बड़ा एक टैंकर फंस गया। अच्छा, अब इसमें एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी जो मैंने आपसे बात की थी ना, ये ज़हन में रखें कि बहुत इंटेलिजेंट मूव है, बहुत इंटेलिजेंट मूव इनकी है। अच्छा, शाम के अंदर तो ऑयल की, सीरिया में तो ऑयल की शॉर्टेज पैदा होनी शुरू हो गई, तो CNN रिपोर्ट कर रहा है कि सीरियंस आर फोर्स्ड टू रशियन फ्यूल करें, वहाँ पे संभालें। और ये मैंने आपको बताया था ना कि हुआवे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया है। वो मिडिल ईस्ट जिसको, अच्छा, खलीज टाइम्स का खबर दे रहा है, हुआवे रिटेरिएट्स 5G आर्टिफिशियल कमिटमेंट, इंटेलिजेंस कमिटमेंट टू मिडिल ईस्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और ये खलीज टाइम्स की खबर। लेकिन अब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी, और अमेरिका सर पकड़ के देख रहे होंगे कि एक मिनट ठहर जाओ, क्या हुआ क्या है। अच्छा, आपको पता है कि सबसे बड़ा हुआवे का स्टोर कहां खुल रहा है चाइना के बाद? सबसे बड़ा स्टोर दुनिया भर में, राइटर्स की खबर, हुआवे टू ओपन इट्स बिगेस्ट फ्लैगशिप स्टोर आउटसाइड चाइना इन रियाद, सऊदी अरेबिया। अमेरिकन जो हैं अब जरा सर पकड़ के बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ, हमने अच्छा, यूरोप आएगा हाथ में? तो आपने यूरोप को कहा, बाकी मुल्कों को कहा ना कि जो जाएगा हुआवे की तरफ, सऊदी अरेबिया, रियाद, बिगेस्ट फ्लैगशिप स्टोर। ठीक है, तो बात यह है कि दुनिया बदल रही है, दुनिया में लोग खुल के बात कर रहे हैं। यानी अमेरिकन नहीं तो चाइना सही, चाइना नहीं तो रशिया सही, रशिया, हम यहां पर फंसे हुए हैं कि साइनोफार्म कब आएगी, भाई आएगी नहीं आएगी, वैक्सीन डिप्लोमेसी भी तो ठीक ये है, प्रॉब्लम बननी शुरू, मतलब वो बना के अपनी पूरी। अच्छा, आपको पता है यूएई के अंदर उन्होंने एस्ट्राजेनेका को अलाउ किया हुआ है, स्पुतनिक को अलाउ किया हुआ है, फाइजर को अलाउ किया हुआ है, साइनोफार्म को की प्रैक्टिस हुई है बाकायदा, यानी साइनोफार्म को ट्रायल हुआ है। और कैसे हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। कौन सा, किसने करवाया है? हुआवे की तरफ, पूरा का पूरा उनका। अब बात और डॉक्टर साहब गवर्नमेंट फ्री भी दे रही है, नहीं वो गवर्नमेंट तो फ्री दे रही है, चाइना भाई यहाँ से मैं आप यकीन करें, अब हमारे शामिल कुरैशी साहब जा रहे हैं ताजिकिस्तान, वहां पर वो जाहिर है जयशंकर साहब से पता नहीं क्या बात होगी हार्ट ऑफ एशिया में। मैं जो बात कह रहा हूँ पिछले साल खान साहब की पॉलिसी बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से बात हुई थी, उनके IMF से बात हुई थी, कर्जे डिले हो गए थे, याद है आप? उन्होंने कहा था कि कर्जों में हम किस्तों में, और साथ ही उस वक्त वैक्सीन नहीं थी, तो उन्होंने एक जबरदस्त एक्शन लिया था कि मुल्क बंद नहीं हुआ था। अब इस बार वो फिर मुल्क बंद नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, लेकिन वेव चूंकि खतरनाक है। लेकिन इशू ये है कि दो चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं। एक तो वैक्सीन, इस साल वैक्सीन हमने क्यों नहीं मंगवाई, उसकी तो पासपोर्ट इशू सर्टिफिकेट, और दूसरी बात ये कि पिछले साल IMF को तरस आ गया था, इस साल क्यों नहीं है? इस साल और मुसीबत डाल दी सर के ऊपर, ये इसको वायसराय बना दो, इसको ये शर्तें आयद कर दो, ये कर दो, फलां कर दो। तो ये कुछ, और पिछले साल की माशी टीम कितने प्राउडली खान साहब ने माशी टीम के साथ बैठ के बात कर रहे थे, बता रहे होते थे लोगों को, देखें ये ऐसे करेंगे, कि क्या इक़दामात किए हैं, क्या करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। इस साल सब गायब हो गए, असल बात ही नहीं बता रहे, वैक्सीन और ये IMF और वर्ल्ड बैंक की क्या शराइत है भाई। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह खान साहब तवज्जो दें तो कीमतें सस्ती हों, जरा रमजान लोगों का खैरियत से गुजरे। ये लॉकडाउन के साथ साथ ऊपर बिजली की कीमतें, ये गैस, तो इसको खान साहब अल्लाह ताला सेहत दे। मुझे यकीन है कि इस चीज़ को सीरियस ले रहे होंगे वो, और यकीनन ले रहे होंगे। तो वो मज़ीद आपसे बात करेंगे डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। एक और फड्डा, अच्छा ये जो मैंने बात आपसे की ना, जरदारी साहब को मौलाना साहब से उनसे रब्ता है, ये बात तय नहीं है कि वो मान गए हैं, ये भी आइडिया फ्लोट, यानी कि बातचीत चल रही है, इत्तेहादियों से बातचीत करके जरदारी साहब प्लान करके ना, पीपल्स पार्टी की तो पूरी प्लान करके कि हमने इस्तीफे नहीं देने, फिर इसमें से ठीक है सियासी मामलात पे डॉक्टर साहब आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बातें कम और वैक्सीन का बंदोबस्त करे। ये तो हम चीख रहे हैं इतने दिनों से कि ये बातें कम करें और ये जरा वैक्सीन और नहीं और करें। अब कहाँ से करेंगे? यानी वो तो आते आते उसको देखें, ये जो स्पुतनिक है
स्पुतनिक तो इसलिए, स्पुतनिक और साइनोफॉर्म के ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान, ये तो आज आप बात करें तो वो हफ्ते के अंदर 4 दिन के अंदर वैक्सीन आ जाएगी और उसके बाद डोजेज। ये मेरा ख्याल था कि प्राइस के ऊपर इनके मामला हल हो जाएंगे, लेकिन वो हल ही नहीं हुए, वो पता नहीं क्या हुआ, खुदा जाने। और देखें वैक्सीन, अगर देखें लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़े दिल के लोग हैं, ये 8,000 या 10,000 की वैक्सीन मैं नहीं समझता कि कोई मसला होता। लोग इतने हैं पाकिस्तान में कि एक शख्स जो है वो उसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है कि वो कि एक किसी और को वैक्सीन लगवा दे। ठीक है, मतलब 8,000 की वैक्सीन, 2 हुकूमत भी इमदाद के इंतजार में है। हुकूमत खुदा जाने किस चीज़ के इंतजार में, क्या वो साइनोफॉर्म तो फ्री मिली है। वो बात ये है कि इतना सारा बजट उठा के भाई आप अब देखें ना, ये ट्रांसपोर्ट है, अब ट्रांसपोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं 50% सवारियां बैठेंगी, तो 50% जो सवारियां बैठेंगी तो किराए उसके 200% बढ़ गए। देखिए बात ये है कि इसमें आप लोग तो करेंगे। अच्छा अब देखिए कितना खौफनाक है मामला, 23% लाहौर में हो गया है। 23% का मतलब है कि 23% टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं, जिनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दें। जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं 100 करवा रहे हैं तो 23+ है, पॉजिटिव है। अच्छा फैसलाबाद में 20%, अच्छा और गुजरांवाला में 19%, और लाहौर में तो बात हो रही है कि टोटल पंजाब को लॉकडाउन, और ये इस तरह से बात ये सारी, और स्मार्ट लॉकडाउन जिले इंतजामिया करेगी। यहाँ लाहौर में शायद वो कैप्टन उस्मान हैं, इस्लामाबाद में वो हमजा शहबाज साहब हैं, वो बड़े अच्छे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तो सारा काम कर रही है, पुलिस भी कर रही है। मसला ये कि वैक्सीन क्यों नहीं है। देखिए ना, वैक्सीन और अस्पताल फुल हो जाएंगे, अभी डॉक्टर सीख रहे हैं, तो फुल हो जाएंगे तो फिर क्या करना है भाई। देखिए ना, पिछले साल तो कोविड के टेस्टों में करवा के लेबोरेटरियों ने अरबों रुपया कमा लिया, वो दवाइयों में भी कमा लिया। इस साल जो है वो मुझे ये बताएं कि वो वैक्सीन सारे बजट काट देना, सारे बजट खत्म करें और वैक्सीन खरीद के लोगों को वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।